हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर IKG PTU के अकॉर्डिंग। और 7th सेमेस्टर में NCES एक रेगुलर सब्जेक्ट है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन IKG PTU। इसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक सब्जेक्ट है, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एक सब्जेक्ट है, या मॉडर्न इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम करके भी एक सब्जेक्ट आया हुआ है जिसमें रिन्यूएबल के बारे में बताया गया है। कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज में भी इन सब सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज में भी ये आता है विंड पावर प्लांट। तो आज हम लोग इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने विंड एनर्जी क्या है, पूरे वर्ल्ड में उसका क्या सीन है, सारा कुछ रीड कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग विंड मिल की हिस्ट्री और उसके टाइप्स जो होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जनरली दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। बट ओवरऑल विंड टरबाइन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, दोनों मिला के अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस और विंड एक्सिस वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में, तो उसके लिए हम लोग इस लेक्चर को हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड दिस लेक्चर इज टोटली डेडिकेटेड टू कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन, जो दोनों टाइप के विंड टरबाइन में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करेंगे। और ये इसके बाद एक टॉपिक और बचता है रिसोर्सेज ऑफ विंड पावर एंड साइट सिलेक्शंस, जो कि इसके बाद वाला लेक्चर है। और आपका इस तरह से जो विंड वाला जो पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सब्जेक्ट का, दैट विल बी कंप्लीटेड। तो अभी हम लोग, उससे पहले मैं आप लोगों से हमेशा एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इफ़ यू आर द फैकल्टी मेंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स या अपने कलीग्स या अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें टू गेट द टॉपिक बाय टॉपिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं। अभी मैं 5 सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, फर्दर मोर मैं नेक्स्ट और सब्जेक्ट्स लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे रिकॉर्डिंग और पैरेलली मेरे चल रहे हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के भी, वो आपके साथ पास इकट्ठे आने लगेंगे। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी स्टार्ट करूंगा, दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल ब्रांचेज अक्रॉस द कंट्री। सभी जगह पे पढ़ाया जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहीं पे इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कहीं पे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहीं पे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इस तरह से सब्जेक्ट का नेम है। बट कंटेंट विल बी सेम, लगभग वही रहता है, सिमिलर, एक दो टॉपिक इधर उधर हो जाए। तो गाइज बिफोर दैट मैं आपसे यही करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप जो अगर डिटेल में नॉलेज चाहते हैं तो मैंने जो रेफरेंसेस दिए हुए, हर एक स्लाइड में मैं रेफरेंसेस लिखता हूँ कि कौन से बुक आप रेफर करें किस टॉपिक के लिए। तो आप इन सब बुक में से किसी एक बुक को या जो ऑनलाइन लिंक है उसको जरूर शेयर करें। इसमें मैं मोस्टली कंटेंट जो मैं लिया हूँ, आई विल थैंकफुल टू द NPTEL लेक्चर्स, NPTELs के जो लेक्चर्स है उसके थ्रू मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। इसमें सारा वो मैं लिखना यहाँ भूल गया। तो थैंक्स टू द प्रोफेसर्स गिवन द लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ विंड टरबाइन इन NPTEL, जो आपका एक ऑनलाइन स्वयं चैप्टर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं द कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन को। तो विंड टरबाइन में आप लोग देखते हैं, अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक रोटर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रोटर है। उसके अलावा आप देख रहे हैं विंड की डायरेक्शन किस तरह से है। दीज आर दी ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक्स लगे हुए हैं। योर ड्राइव है, योर ड्राइव क्या है, जैसे अगर मान लो विंड का डायरेक्शन होगा उस हिसाब से मूव कर जाएगा। यो मोटर लगा हुआ है उस ड्राइव्स को कंट्रोल करने के लिए। ब्लेड्स, ब्लेड्स है ये। आप ये देख रहे हैं ये टावर का स्टैंडिंग है, जो कि टावर की हाइट होती है, जितनी हाइट होगी ये टावर इधर कंक्रीट का बना होगा या स्टील का पोल होगा। ये आप देख रहे हैं ब्लेड्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पिच है, आप जो ये देख रहे हैं इस तरह से ये पिच बना हुआ है इसका, जिस हिसाब से विंड का डायरेक्शन होता है उस हिसाब से उसके लिए कंट्रोल करने के लिए। फिर लो स्पीड शाफ्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लो स्पीड शाफ्ट है। फिर यहाँ पे गियर बॉक्स है, उस गियर बॉक्स के थ्रू बाय यूजिंग दीज गियर मैकेनिज्म, क्योंकि ब्लेड जो घूमेगा वो तो बड़े साइज में ब्लेड्स रहेगी तो उसके जो गियर्स होंगे वो काफी बड़े होंगे। तो आपने गियर रेशियो के थ्रू जब न्यूमेरिकल किए होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जनरली करते हैं, इलेक्ट्रिकल में तो नहीं पढ़ाया जाता, बट अगर बेसिक मैकेनिक्स या मैकेनिक्स होगा सब्जेक्ट तो वहां पे आपको गियर मैकेनिज्म और गियर रेशियो के बारे में बताया गया होगा। तो ये आप देख रहे हैं जनरेटर है या अल्टरनेटर भी इसको कहते हैं। इसके जो शाफ्ट है, रोटर जो है, अल्टरनेटर का जो रोटर है, इसके थ्रू जो मेन रोटर है, जो टरबाइन का रोटर है, उस दोनों को गियर मैकेनिज्म के थ्रू देख रहे हैं आप यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ताकि एक प्रॉपर स्पीड जो RPM है वो रोटेट हो सके जनरेटर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे आप ब्रेक देख रहे हैं, ब्रेक के थ्रू या लो स्पीड शाफ्ट जो है इसको हम कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा प्रॉपर जो स्पीड है यहाँ पे मेंटेन रह सके टू रोटेट द
अल्टरनेटर को रोटेट करने के बाद ये आउटपुट में हमें या तो डीसी देगा, डीसी जनरेटर ही होते हैं जनरली। तो यहाँ पे कंट्रोलर के थ्रू आप देख रहे हैं, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं ये एनीमोमीटर है। एनीमोमीटर क्या होता है? ये विंड की स्पीड को बताता है हमें कि क्या विंड की स्पीड है। फिर आप देख रहे हैं निकाले, यहाँ पे हाई स्पीड शाफ्ट लगा हुआ है पीछे। हाई स्पीड शाफ्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जनरली जो इसमें अल्टरनेटर होता है दैट विल बी रन अराउंड 1000 आरपीएम से ज्यादा का ही होता है, इसीलिए इसको हाई स्पीड शाफ्ट कहते हैं। उसके बाद विंड वैने हैं पीछे, आप देखते हैं ये लगा हुआ रहता है एक प्रॉपर इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए सारा कुछ। तो दीज आर दी ओवरऑल इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स है जो कि एक आप मैकेनिकली देख सकते हैं विंड मिल्स में सारी की सारी चीजें लगी हुई होती है। तो अब हम इन सब चीजों में जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको पॉइंट बाय पॉइंट, स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे। अराउंड 10 स्लाइड्स हैं जिसमें सारे के बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये जो है कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन, इस डायग्राम तो नहीं आप बना पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि डायग्राम तो पॉसिबल नहीं है। तो आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ विंड टरबाइन, तो वहां पे ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी बन सकता है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, 2 मार्क्स का भी बन सकता है। तो 2 मार्क्स में आपको ये सारे नेम दे देने हैं, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। 5 मार्क्स में जो मेरी स्लाइड्स है उसमें से आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा, और 10 मार्क्स के लिए आपको पूरी कंप्लीट ये स्लाइड्स के हिसाब से अपने प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला टर्म जो आता है वो आता है हमारा कंपोनेंट दैट विल बी द रोटर। रोटर क्या है? द पोर्शन ऑफ द विंड टरबाइन दैट कलेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम द विंड इज कॉल्ड द रोटर। जो विंड से एनर्जी को कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द रोटर। आपने देखा होगा, मैंने पिछले डायग्राम में बताया था, जो फ्रंट आपका व्यू होता है वो आपका फ्रंट में जो लगा रहता है दैट विल बी द रोटर। द रोटर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वुडन, फाइबर ग्लास और मेटल ब्लेड्स विच रोटेट अबाउट एन एक्सिस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, किसी भी एक्सिस में हो सकता है ये, एट ए रेट डिटरमाइंड बाय द विंड स्पीड एंड द शेप ऑफ द ब्लेड्स। जैसा शेप ऑफ ब्लेड का होगा और विंड की स्पीड होगा उस हिसाब से रेटेड स्पीड पे वो रोटेट करेगा। द ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द हब विच इन टर्न इज अटैच्ड टू द मेन शाफ्ट। जो ब्लेड्स होते हैं वो हब के साथ कनेक्ट होता है, और टर्न किसके साथ अटैच्ड होता है? मेन शाफ्ट जो हमारा पहला जो आता है लो स्पीड शाफ्ट, उसके थ्रू ये रोटर हमारा कनेक्ट रहता है। अब उसके बाद है ड्रैग डिजाइन। ब्लेड डिजाइन, जो ब्लेड होता है उसका ब्लेड डिजाइन ऑपरेट्स ऑन आइदर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रैग और ड्रिफ्ट। जो ब्लेड का डिजाइन होता है हमारा वो ड्रैग और लिफ्ट जो होता है, एयर का जो ड्रैग होता है और एयर का जो लिफ्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग उसी के प्रिंसिपल के बेस पे बनाते हैं। फॉर द ड्रैग डिजाइन द विंड लिटरली पुशेस द ब्लेड्स आउट ऑफ द वे। ड्रैग पावर्ड विंड टर्बाइंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोअर रोटेशनल स्पीड एंड हाई टॉर्क कैपेबिलिटीज। तो जो हमारा ड्रैग पावर्ड विंड टरबाइन होता है कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोअर रोटेशनल स्पीड, इसका रोटेशनल स्पीड स्लो होता है बट हाई टॉर्क कैपेबिलिटी, इसकी जो टॉर्क होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से ज्यादा एनर्जी ये जनरेट कर पाता है। अब लिफ्ट डिजाइन, दो तरह के डिजाइन मैंने बताई थी, एक ड्रैग डिजाइन और दूसरा आपका लिफ्ट डिजाइन। तो लिफ्ट डिजाइन में क्या है? द लिफ्ट ब्लेड डिजाइन इम्प्लाई द सेम प्रिंसिपल दैट इनेबल्स एयरप्लेन्स, काइट्स एंड बर्ड टू फ्लाई। ये सेम उसी तरह से प्रिंसिपल पे वर्क करता है जिस तरह से काइट आपका फ्लाई हो रहा है या बर्ड जो उड़ रहा है या एरोप्लेन जो जा रहा है उसी पे। द ब्लेड इज एसेंशियली एन एयरफॉयल और विंग। एयरफॉयल की तरह होता है या विंग की तरह होता है। When air flows past the blades, a wind speed and pressure differential is created between the upper and lower blade surface. जो ब्लेड का अपर और लोअर सरफेस होता है उस पे एक प्रॉपर एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस कारण से रोटेशन हो पाता है। द प्रेशर एट द लोअर सरफेस इज ग्रेटर एंड थस एक्ट एट लिफ्ट द ब्लेड। जो आपके लोअर सरफेस जो ब्लेड होता है उस पे प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, इस कारण से लिफ्ट हो जाता है, ब्लेड जो लिफ्ट कर जाता है। When blades are attached to a central axis like a wind turbine rotor, the lift is translated into rotational motion. अब क्या होता है, अगर मैं उसी ब्लेड को एक रोटर के थ्रू कर दूं तो वो क्या होता है, धीरे 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 एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कर देता है उसके कारण, क्योंकि लिफ्ट ऊपर आता है फिर वो नीचे से प्रेशर बनता है फिर वो लीटर और एक प्रॉपर होते होते एक पूरी कंप्लीट साइकिल रोटेशनल साइकिल होती है। अगर मैं उस ब्लेड को किसके साथ अटैच कर दूं, एक रोटर के साथ अटैच कर दूं, रोटर शाफ्ट के साथ। लिफ्ट powered wind turbines have much higher rotational speed than drag types and therefore well suited for electricity generator. तो लिफ्ट पावर्ड जो विंड टरबाइन होता है वो आप देखिए, आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दो टाइप के आपके पास विंड है, सॉरी ब्लेड की डिजाइन है, एक लिफ्ट पावर्ड विंड टरबाइन है और एक आपका ड्रैग टाइप है। तो कौन सा ज्यादा सुटेबल होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए? तो आपको हमेशा यही बताना है
कि लिफ्ट पावर विंड टर्बाइन हैव मच हायर रोटेशनल स्पीड देन ड्रैग टाइप्स एंड देयरफॉर वेल सुटेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हमें हाई स्पीड चाहिए ही चाहिए। अब फॉलोइंग फिगर्स गिव एन आइडिया अबाउट द ड्रैग एंड लिफ्ट प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं विंड इस तरह से जा रहा है, ये आप देख रहे हैं ये लिफ्ट का प्रिंसिपल है, इस तरह से लिफ्ट होता है। और जो आप देख रहे हैं एयर फिल ब्लेड सेक्शन आप देख रहे हैं लिफ्ट इस तरह से होगा, एयर इस तरह से जा रहा है और ये लिफ्ट होता है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं एयर का मूवमेंट कैसे है, और ये ऊपर और नीचे से जाता है ना, इस कारण से लिफ्ट होने लगता है ऊपर की ओर। जब ये यहाँ से एयर का जो है बीच में प्रेस हो जाता है इस पे, तो ये लिफ्ट कर देता है इसको, और इसी लिफ्ट के कारण क्या होता है, जब ये ब्लेड आपका है वो इस तरह से रोटेट होने लगेगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है आपका टिप स्पीड रेशियो। द टिप स्पीड रेशियो इज द रेशियो ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ द ब्लेड टू द विंड स्पीड। अब ये क्या है, आपका विंड का स्पीड क्या है और रोटेशनल स्पीड क्या है, इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड टिप स्पीड रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैकेनिकल में ज्यादातर पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में कि व्हाट इज द टिप स्पीड रेशियो। अगर आप किसी नॉन रिन्यूएबल या विंड टर्बाइन वाले प्लांट में या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू हैव द आइडिया रिगार्डिंग द टिप स्पीड रेशियो। तो आपको टिप स्पीड रेशियो क्या बतानी है, द टिप स्पीड रेशियो इज द रेशियो ऑफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द ब्लेड। ब्लेड का क्या होगा, आरपीएम में रोटेशन पर मिनट या रोटेशन जो भी है, और स्पीड पर मिनट मतलब मीटर पर सेकेंड या मीटर पर मिनट के रूप में। द लार्जर दिस रेशियो द फास्टर द रोटेशनल ऑफ द विंड टर्बाइन। अब द लार्जर दिस रेशियो, अगर ये टिप स्पीड रेशियो लार्जर होगा, फास्टर द रोटेशन ऑफ द विंड टर्बाइन रोटर एट ए गिवन विंड स्पीड। तो उससे क्या होगा, जो विंड स्पीड होगा अगर कम भी होगा तो ये रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगा, अगर हमारा ये रेशियो जो है ज्यादा होगा उस केस में। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिक्वायर्स हाई रोटेशनल स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा है कि इसमें जनरली जो हम लोग 6 पोल के अल्टरनेटर्स यूज करते हैं, तो अगर हमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हमें मिनिमम 1000 आरपीएम तो चाहिए ही चाहिए टू रोटेट द रोटर और शाफ्ट ऑफ द अल्टरनेटर जो हम लोग यूज करते हैं जनरेटर। लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन्स हैव मैक्सिमम टिप स्पीड रेशियो ऑफ अराउंड 10 व्हाइल ड्रैग टाइप रेशियो आर अप्रोक्सीमेटली 1। इसीलिए इसी कारण से अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको क्या बताया था कि जो आपका लिफ्ट का जो टिप स्पीड रेशियो है वो ज्यादा अगर होगा तो आपका जो रोटेशन स्पीड है इलेक्ट्रिक जनरेशन वो ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो दो टाइप के डिजाइन हमने बनाए, लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन और ड्रैग टाइप विंड टर्बाइन, तो लिफ्ट टाइप में जो है 1:10 का रेशियो है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि लिफ्ट टाइप विंड टर्बाइन जो है वो ज्यादातर यूज होता है। Given the high rotational speed requirement of electrical generator, it is clear that the lift type wind turbine is most practical for this application. ये already मैं आपको कह चुका हूँ। The number of blades that makes up a rotor and the rotor area that cover affect wind turbine performance. For a lift type rotor, the functional effectively, the wind must flow smoothly over the blades. To avoid turbulence, spacing between blades should be great enough so that one blade will not encounter the disturbed, weaker airflow caused by the blade which passed before it. It is because of this requirement that most wind turbine have only 2 or 3 blades on their rotor. इसके कारण से क्या होता है, जैसे मोस्टली ज्यादातर अगर मैं ब्लेड्स के नंबर्स बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, बट अगर उसमें कोई एक भी डैमेज हो जाएगा तो वाइब्रेशन होने लगेगा, शाफ्ट में हमिंग होने लगेगा। इसलिए हम लोग मोस्टली 3 या 4 मैक्सिमम ब्लेड जो है वो हम लोग एक रोटर में यूज करते हैं। जनरली 2 ब्लेड्स भी यूज होता है, 3 भी यूज होता है, बट ज्यादा से ज्यादा हम लोग 4 यूज करते हैं, उससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। नेक्स्ट है आपका जनरेटर। इसमें जनरेटर अलग ही टाइप का हमें यूज करना पड़ेगा, नॉर्मल जनरेटर हम लोग यूज नहीं कर सकते। द ग्रेटर इज व्हाट कन्वर्ट्स द टर्निंग मोशन ऑफ ए विंड टर्बाइन ब्लेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। द जनरेटर इज व्हाट, क्या है जनरेटर, जो कि कन्वर्ट करता है टर्निंग मोशन ऑफ ए विंड टर्बाइन ब्लेड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। मींस उस जो रोटेशन हमें मिल रहा है जो ब्लेड्स का, रोटर का, उसको हम लोग गियर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं अल्टरनेटर के शाफ्ट पे और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इनसाइड द कंपोनेंट कॉइल्स ऑफ वायर आर रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा कॉइल के अंदर वो रोटेट होगा कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। डिफरेंट जनरेटर डिजाइन प्रोड्यूस आइदर अल्टरनेटिंग करंट एसी और डायरेक्ट करंट डीसी। दोनों टाइप के जनरेटर हमारे पास है, जो कि डायरेक्ट एसी भी जनरेट कर देता है और डीसी भी जनरेट कर देता है। एंड दे आर अवेलेबल इन ए लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट पावर रेटिंग। हमारे पास बहुत सारे रेंज इसके अवेलेबल है ऑलरेडी। द जनरेटर रेटिंग और साइज इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द विंड टर्बाइन ब्लेड्स बिकॉज मोर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लॉन्गर ब्लेड्स। मींस जिस हिसाब से ब्लेड्स की साइज होगी, जिस हिसाब से ब्लेड्स की रोटेशनल स्पीड होगी,
ये उसके टॉर्क जनरेट होगी, उसी हिसाब से हम लोग ऊपर अल्टरनेटर या जनरेटर जिसको आप लोग कहते हैं वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलेक्टेड द राइट टाइप ऑफ जनरेटर टू मैच इंटेंडेड यूज। अगर हमने प्रॉपर मैचिंग नहीं किया तो हमारा पूरा का पूरा जनरेशन जो है वो खत्म हो सकता है। इसलिए जो रोटर की ब्लेड्स की स्पीड है उसके साथ जो हमारा अल्टरनेटर हमने गियर बॉक्स के थ्रू लगाया हुआ है उस दोनों का मैचिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या है, मोस्ट होम एंड ऑफिस अप्लायंसेस ऑपरेट ऑन 240 वोल्ट 50 साइकिल एसी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे घरों में लाइट्स आते हैं वो जनरली 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है। सम अप्लायंसेस कैन ऑपरेट ऑन आइदर एसी और डीसी सच एज लाइट बल्ब्स एंड रेजिस्टेंस हीटर एंड मेनी अदर्स कैन बी एडेप्टेड टू रन ऑन डीसी। बहुत सारे डीसी डिवाइसेस भी हमारे पास आ गए जो डायरेक्टली डीसी पे हम लोग चला सकते हैं। स्टोरेज सिस्टम यूजिंग बैटरीज स्टोर डीसी एंड यूजुअली आर कॉन्फ़िगर्ड एट वोल्टेज ऑफ बिटवीन 12 वोल्ट। एंड आजकल क्या है, देखो बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि ई व्हीकल्स, ई रिक्शाज और ई व्हीकल्स भी आजकल आ गए हैं। तो आज के डेट में जितने पेट्रोल पंप्स आपके पास है उस हिसाब से ई व्हीकल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे जो कि फास्टली चार्ज करें। तो उसके लिए हमें बैटरीज में एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो आजकल विंड का सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये भी है कि जिस एरियाज में मान लो हवा अच्छी है लेकिन पेट्रोल डीजल का कॉस्ट ज़्यादा है, वहां पे हम विंड टर्बाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके बैटरी में रख सकते हैं एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर द चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बाद में हम चलाने के लिए कर सकते हैं। मतलब हम इसके एनर्जी को एज ए स्टोरेज भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग ए बैटरी। DC generator are normally used in battery charging appliances and for operating DC appliances and machinery. They also can be used to produce AC electricity with the use of an inverter which convert DC to। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास बैटरी अवेलेबल है तो उस बैटरी को हम लोग आगे फर्दर जो है वो इन्वर्टर लगा के AC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास उस बैटरी में एनर्जी है तो दैट विल बी कन्वर्ट इन AC बाय यूजिंग इन्वर्टर, और हम इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट्स ऑफ ए विंड टर्बाइन रोटर कैन रेंज बिटवीन 40 आरपीएम एंड 400 आरपीएम डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड द विंड स्पीड। जनरेटर टिपिकली रिक्वायर्स, मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर हमारा 6 पोल है तो अगर 1000 आरपीएम के आसपास चाहिए या 1500 आरपीएम के आसपास जनरेटर को रोटेट करना ही पड़ेगा। एज ए रिजल्ट मोस्ट विंड टर्बाइन्स रिक्वायर ए गियर बॉक्स ट्रांसमिशन टू इंक्रीज द रोटेशन ऑफ द जनरेटर टू द स्पीड नेसेसरी फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि आप देख रहे हो कि आपके पास स्पीड कितना आ रहा है, 40 आरपीएम से लेके 400 आरपीएम। अब इसका टॉर्क देखना पड़ेगा कि इसमें टॉर्क क्या है। इस टॉर्क के हिसाब से हमें एक गियर बॉक्स, जिसको ट्रांसमिशन बॉक्स कहते हैं, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, वो हमें डिजाइन करना पड़ेगा। और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के थ्रू उस स्पीड को बाय यूजिंग गियर मैकेनिज्म, टॉर्क कम होगा लेकिन हम स्पीड जो है उसका अचीव कितना कर लेंगे, 1200 to 1800 आरपीएम, that will be required to rotate the alternator to generate the electricity. As a result, most wind turbine require a gearbox transmission। सीधी सी बात है। Some DC type wind turbine do not use transmission। कई DC टाइप होते हैं उसमें ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसमें DC अल्टरनेटर लगा रहता है, DC लेवल ऑफ वोल्टेज आते रहते हैं। मान लो आरपीएम कम ज्यादा हुआ तो वोल्टेज कम ज्यादा आएगा, करंट कम ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। वो स्टोरेज अगर हम कर रहे हैं उसको, उसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है। लाइक ए पीवी सेल, रूफ टॉप पीवी सेल, जो हम लोग सोलर सेल के थ्रू रूफ टॉप पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मैकेनिज्म बनाते हैं। दे आर नॉन एज डायरेक्ट सिस्टम, उसको डायरेक्ट सिस्टम कहते हैं। विदाउट ए ट्रांसमिशन विंड टर्बाइन कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस रिक्वायर आर रिड्यूस। अब क्या होता है, अगर ट्रांसमिशन हमें गियर बॉक्स और ये सब चीजें नहीं लगानी चाहिए पड़े तो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है काफी कम होता है। कोई जरूरी नहीं हमें स्पीड से कितनी स्पीड भी आ रही है, थोड़ा बहुत भी जनरेट हो रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एज पर एज, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कोई इशू नहीं। बट ए मच लार्जर जनरेटर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द सेम पावर आउटपुट इज द AC सिस्टम विंड टर्बाइन। बट लार्ज जनरेटर में हमें वो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन बॉक्स जो है वो गियर मैकेनिज्म का वो बनाना पड़ता ही पड़ता है। अब नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ विंड टर्बाइन में नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट विल बी द टावर। टावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितनी स्पीड, विंड स्पीड कवर करे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो स्पीड का फ्लो 10 फीट हाइट पे है वही 20 फीट हाइट पे भी होगा, 100 फीट हाइट पे होगा। जैसे जैसे हाइट ऊपर बढ़ता है थोड़ी सी जो स्पीड है वो हमारा अलग अलग चेंज होता है। द टावर ऑन विच ए विंड टर्बाइन इज माउंटेड इज नॉट जस्ट ए सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये एक सपोर्ट स्ट्रक्चर ही सिर्फ नहीं है, इट ऑल्सो रेजेस द विंड टर्बाइन सो दैट इट्स ब्लेड सेफली क्लियर द ग्राउंड एंड सो इट कैन रीच द स्ट्रॉन्गर विंड्स एट हायर एलिवेशन।
अगर हाइयर एलिवेशन पे लेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड हम ले सकते हैं, और एक अर्थ से क्लियरेंस भी देता है ब्लेड को ये, कि कितनी साइज ऑफ नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है हम लोग बना सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली वहां पे रोटेट कर सके। उसके बाद देख रहे हैं मैक्सिमम टावर हाइट इज ऑप्शनल इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट वेयर जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई। The decision of what height tower to use will be based on the cost of taller towers versus the value of increase in energy production resulting from their use. ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसका हम प्रॉपर पहले एक ब्लेड लगा के, एक हाइट लगा के देखेंगे कि क्या इतने हाइट पे हमारा एफिशिएंट हो रहा है सिस्टम की नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसे थोड़ा कम कर लो, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट जो हमारा है वो टावर का बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग चाहे तो कम कर सकते हैं। Studies have shown that the added cost of increasing tower height is often justified by the added power generated from the stronger. ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा पावर जनरेशन ज़्यादा हो रहा है और अगर हमें हाइट बढ़ानी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा देंगे साहब, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होनी चाहिए, जो रोटेशनल स्पीड है विंड टरबाइन को ज़्यादा मिलनी चाहिए, तभी हम हाइट बढ़ाएं। Larger wind turbines are usually mounted on towers ranging from 40 to 70 meters tall. 40 से 70 मीटर की हाइट भी होती है विंड टरबाइंस की, यानी कि आप मान के चलिए 70 से लगभग 200 फीट हाइट भी होती है विंड टरबाइन की। उसके हिसाब से फिर उसका ब्लेड और सारा चीज डिजाइन किया जाता है। तो ये जो आपके हैं ये है टावर के बारे में। और नेक्स्ट में आप देखिए टावर के बारे में और है, टावर्स फॉर स्मॉल विंड सिस्टम आर जनरली गाइड डिजाइन, मतलब ये ऑलरेडी गाइड डिजाइन के होते हैं स्मॉल विंड सिस्टम के लिए। दिस मीन्स दैट देयर आर गाइड वायर्स इन एंकोर्ड to the ground on 3 or 4 sides of the tower to hold it erect. Means जमीन में जो है हम जनरली पोल के थ्रू भी बना लेते हैं छोटे छोटे टावर्स, उसमें प्रॉपर राउंडेड टावर्स या स्टील गोल टावर्स की, हैवी टावर्स की जरूरत नहीं होती। These tower cost less than free standing towers but require more land area to anchor the guy wires. मतलब उसके लिए हमें एक छोटा सा ही स्टील का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है अलग अलग जगह से वायर सपोर्ट्स ग्राउंड्स में लगाने पड़ते हैं, जिस कारण जो हमारा वायर का जो एरिया है नीचे ग्राउंड में वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए। सम ऑफ दीज गाइड टावर्स आर इरेक्टेड बाय टीलिंग देम अप। दिस ऑपरेशन कैन बी क्विकली अकम्प्लिश्ड यूजिंग ओनली ए विंच विद द टर्बाइन ऑलरेडी माउंटेड ऑन द टावर टॉप। दिस सिंप्लीफाइज नॉट ओनली इंस्टॉलेशन बट मेंटेनेंस एज वेल। टावर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ ए सिंपल ट्यूब, ए वुडन पोल और ए लेटिस और ट्यूब रॉड्स एंड एंगल आयरन। Large wind turbines में mounted on lattice towers, tube towers और guide tilt up towers. Means अलग अलग टावर्स में अलग अलग टाइप के हमें ये डिजाइन्स बनाने पड़ेंगे। डिजाइन्स तो देखो सीधी सीधी बात है भाई कि टावर्स की जो डिजाइन है वो टोटली आपके डिपेंड करेगा कि कितने आपके पावर आपको चाहिए। अगर पावर ज्यादा लेने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉस्टिंग ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर पावर कम चाहिए तो ठीक है वुडन पोल पे भी लगा लो, छोटे साइज के लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको जो है वो टावर्स जनरली अच्छे लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, हेवी पावर के लिए। तो ये जो था बच्चा, ये था आपका कंपोनेंट ऑफ विंड टरबाइन। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आए तो आपको ये सारे जितने भी मैंने मेन कंपोनेंट बताए हैं इसको पॉइंट वाइज इसी तरह से आप लिखेंगे कि ये पार्ट्स होते हैं इसके, और ये कंपोनेंट्स है इसके, ये फीचर्स है, ये चीज, इस सब चीजों के कारण इसका ये रोल है, इसके रोल भी डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो गाइस इसके बाद एक टॉपिक और है रिसोर्सेज ऑफ विंड पावर और साइट सिलेक्शन ऑफ विंड पावर प्लांट। तो ये दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर करूंगा मैं, और आपका ये जो टॉपिक है ये कंक्लूड हो गया। लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 18 में आपका जो है वो विंड टरबाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, विंड एनर्जी पावर प्लांट। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट में बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास हर तरह के बुक्स अवेलेबल नहीं है। और आप ये जो सारे वीडियोस देख रहे हैं मेरे, ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी एक ही बुक को रेफर करके बनाता हूँ, कई कई बुक से बनाता हूँ, कई कई कंटेंट से लेता हूँ, कई जगह से ऑनलाइन लेता हूँ मटेरियल, और उसके थ्रू ये मैं पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए तैयार करता हूँ। सो गाइज विश यू ऑल दी बेस्ट। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक को जरूर रेफर करें टू गेट द डीप नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।